नेक्स्ट हम देखेंगे नागभट्ट सेकंड के बारे में। अभी हमने देखा था वत्सराज के बारे में, अब हम डिस्कस करेंगे नागभट्ट। दूसरा जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनका नाम क्या है? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट फर्स्ट का हमने देखा था, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं था। एक तो उनकी उपाधियाँ देखी थी, फिर हमने देखा था कि उन्होंने अपनी राजधानी को मंडोर से बदलकर मेड़ता कर दिया, फिर उन्होंने भीनमाल पर अधिकार किया, उसे अपनी राजधानी बनाई, और दूसरी राजधानी उन्होंने उज्जैन को बनाई। इससे यहाँ हमने अंदाजा लगाया था कि नागभट्ट फर्स्ट का जो शासनकाल था या जो साम्राज्य था वो कहाँ तक विस्तृत हुआ था? उज्जैन तक विस्तृत हुआ था, और उज्जैन में दंतीदुर्ग ने उन्हें खदेड़ दिया था। अब यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो वत्सराज के बाद जो शासक बने थे, महत्वपूर्ण शासक जो थे गुर्जर प्रतिहार के, उनका नाम है नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड। फिर से वही कन्नौज के लिए लड़ाई होगी। तो ये भारत का पोर्शन और यहाँ पर है कन्नौज, दो नदियों के बीच का भाग। ये है कन्नौज, ये है भीनमाल, यहाँ है बंगाल, और ये है साउथ का एरिया, राष्ट्रकूट वंश का साम्राज्य, है ना। यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर कौन है अभी? नागभट्ट फर्स्ट, नागभट्ट सेकंड। यहाँ पर वही धर्मपाल, पाल वंश के शासक धर्मपाल बंगाल में, और यहाँ पर आ जाते हैं गोविंद थर्ड। और कन्नौज में जो शासन कर रहे थे नागभट्ट सेकंड के समय वो थे चक्रायुद्ध। ये जो चक्रायुद्ध था ये एक अयोग्य शासक था। इसका पता चलते ही कौन आक्रमण के लिए जाएंगे? यहाँ से जाएंगे नागभट्ट सेकंड। इन्होंने आक्रमण किया और इसे क्या कहा गया? मंडोर का युद्ध। यहाँ पर इन्होंने चक्रायुद्ध से इस मंडोर के युद्ध में आक्रमण किया और चक्रायुद्ध हार गया, और कन्नौज पर किसका अधिकार हो गया? नागभट्ट सेकंड का अधिकार हो गया। और यहाँ पर इन्होंने प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। कन्नौज में प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन है? गुर्जर प्रतिहार वंश के हुए थे नागभट्ट सेकंड। ठीक है। इधर धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया किस पर? नागभट्ट सेकंड पर, लेकिन वो वापस वही पहले वाली वत्सराज के समय जो सिचुएशन हुई थी, स्वयं हार गया और स्वयं को युद्ध से पीछे हटा लिया, स्वयं हार गया। फिर इधर से गोविंद थर्ड आक्रमण पर जाते हैं और नागभट्ट इस युद्ध में गोविंद थर्ड से हार जाते हैं और इनकी क्या होती है? विजय, ये जीत जाते हैं। इस हार का सदमा काफ़ी गहरा लगा और नागभट्ट ने गंगा यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे दी, और ये कहा गया कि इन्होंने जल समाधि ले ली। ठीक है। तो वे शासक या गुर्जर प्रतिहार वंश के वे शासक जिन्होंने जल समाधि ली कौन थे? नागभट्ट सेकंड। इसकी जो जानकारी मिलती है वो हमें नागभट्ट सेकंड की जानकारी मिलती है एक अभिलेख से, बकुला अभिलेख। और इस बकुला अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें एक उपाधि दी गई है और उस उपाधि का नाम है परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर। ये उपाधि क्यों दी गई? किस संदर्भ में दी गई? तो धर्मपाल को पराजित करने के संदर्भ में। धर्मपाल को पराजित करने के कारण। ठीक है। और इन्हें क्या क्या उपाधियां दी गई हैं? तो इनकी उपाधियां और कौन सी हैं? इनकी और दूसरी उपाधियां हैं, इन्हें ग्वालियर प्रशस्ति में कर्ण कहा गया है। कर्ण, इसका अर्थ होता है सूर्य के समान अंधकार का नाशक। और क्या किया नागभट्ट ने? तो नागभट्ट ने ऐसा कहा जाता है कि तुरुष्क, किरात, वत्स और मत्स्य जनपदों पर भी इसका अधिकार रहा है। मत्स्य
पर भी अधिकार रहा, या इनको भी इन्होंने जीता है, या इसका विजेता रहा है। कौन? नागभट्ट सेकंड। नागभट्ट सेकंड में हमने इम्पोर्टेंट क्या देखा कि नागभट्ट सेकंड जब भीनमाल में जब शासक थे, तब कन्नौज के शासक था चक्रायुद्ध, और ये चक्रायुद्ध क्या था? अयोग्य शासक था। यहाँ से नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर आक्रमण किया। इस युद्ध को कहा गया मंडोर का युद्ध, और इसका परिणाम क्या निकला? चक्रायुद्ध अयोग्य शासक था, तो ऑब्वियसली वो हार गया, और जीत कौन गया? नागभट्ट सेकंड। अब यहाँ पर इस युद्ध के बाद नागभट्ट सेकंड ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया, और यहाँ पर प्रतिहार वंश की स्थापना कर दी। तो कन्नौज में प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाले शासक कौन थे? नागभट्ट सेकंड। ठीक है। इसी दौरान धर्मपाल ने फिर से वही कंडीशन बनाई, युद्ध किया, आक्रमण कर दिया नागभट्ट सेकंड पर, लेकिन स्वयं को युद्ध से पीछे कर दिया और स्वयं हार गया। इधर से साउथ से राष्ट्रकूट वंश के शासक आते हैं गोविंद थर्ड। इन्होंने आक्रमण किया नागभट्ट सेकंड पर, और इस युद्ध का परिणाम वापस वही कंडीशन जो वत्सराज के समय निकली थी। ध्रुवराष्ट्र ने वत्सराज पर आक्रमण किया और ध्रुवराष्ट्र जीत गया और वत्सराज हार गए। वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, नागभट्ट सेकंड हार गए और गोविंद थर्ड जीत गए। इसका परिणाम इतना घातक रहा नागभट्ट सेकंड के ऊपर कि इन्होंने जल समाधि ले ली। तो एकमात्र गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जिन्होंने जल समाधि ली वे कौन? नागभट्ट सेकंड। ठीक है। इन सबको वापस वही कहा गया, क्या कहा गया? त्रिपक्षीय संघर्ष। किसके लिए? कन्नौज के लिए। तो ये क्या था? त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए। और किसके किसके बीच हुआ? वापस वही प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट के बीच। इसमें से प्रतिहार वंश के शासक कौन थे? नागभट्ट सेकंड। पाल वंश के शासक धर्मपाल, और राष्ट्रकूट वंश के गोविंद थर्ड। अब इस नागभट्ट सेकंड की जो जानकारी मिलती है वो हमें मिलती है बकुला अभिलेख से, या हम ये कहें कि इस युद्ध वगैरह की ये त्रिपक्षीय संघर्ष की जानकारी भी बकुला अभिलेख से मिलती है। इसी अभिलेख में परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि दी गई है नागभट्ट सेकंड को। क्यों दी गई है? क्योंकि इन्होंने धर्मपाल को पराजित किया था, इस कारण इन्हें कौन सी उपाधि दी गई? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की। और अन्य उपाधियां, तो अन्य उपाधियों में ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें क्या कहा गया है? कर्ण। और इसका क्या अर्थ लिया गया है? कि सूर्य के समान अंधकार का नाशक। नागभट्ट सेकंड ने ही तुरुष्क, किरात, वत्स और मत्स्य जनपद पर भी अधिकार किया, या इनका विजेता रहा है। नेक्स्ट हम इम्पोर्टेंट देखते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है, नेक्स्ट नाम आता है शासक का, उनका नाम है रामभद्र। रामभद्र के अंदर ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है, केवल इसमें ये याद रखना है कि इनकी जो हत्या की थी वो इन्हीं के पुत्र ने की थी, और पुत्र का नाम क्या है? मिहिर भोज। एकमात्र गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक जो क्या कहलाया? पितृहंता। पितृहंता कहलाया। अब शासक बन जाता है रामभद्र के बाद मिहिर भोज। मिहिर भोज, इनका जो वास्तविक नाम था वो क्या था? भोज फर्स्ट। मिहिर भोज जो थे वे कन्नौज पर अधिकार करने वाले अंतिम प्रतिहार शासक थे। अंतिम प्रतिहार शासक थे। मिहिर भोज को कुछ उपाधियां दी गई है। सबसे पहले तो हम इनकी उपाधियों को देखेंगे। उपाधियां, इन्हें प्रभास पाटन कहा गया है। प्रभास पाटन, ये उपाधि इन्हें कहाँ दी गई है? इन्हें दी गई है ये उपाधि दौलतपुर अभिलेख में। दौलतपुर अभिलेख में। और इन्हें क्या कहा गया है? आदिवराह। आदिवराह की उपाधि कहाँ दी गई है? इसकी उपाधि मिलती है ग्वालियर प्रशस्ति में। ग्वालियर प्रशस्ति। संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला इस अभिलेख में कहा गया है। इन्हें कहा गया है बग्रमा अभिलेख में। बग्रमा अभिलेख में। और इन्हें क्या कहा गया है? और इन्हें कहा गया है मालवा चक्रवर्ती। मालवा चक्रवर्ती।
क्यों मालवा चक्रवर्ती? क्योंकि इन्होंने मालवा के कृष्ण सेकंड को पराजित किया था। मालवा के कृष्ण सेकंड को पराजित करने के कारण इन मिहिर भोज ने ही और क्या किया था, ये तो हमने देखी उपाधियां। मिहिर भोज ने 12 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई, 12 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं, और उन मुद्राओं को क्या कहा गया? द्रम्स, द्रम्स कहा गया। और इन मुद्राओं पर और इन सभी मुद्राओं पर क्या अंकित करवाया? श्रीमद आदिवराह, श्रीमद आदिवराह अंकित करवाया। ठीक है, आगे हम मिहिर भोज के बारे में और भी कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पर वापस रिपीट करते हैं जो हमने पढ़ा है कि रामभद्र जो शासक था उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने लायक नहीं। खाली इसमें ये याद रखना है कि इसकी हत्या जो की थी वो इसके पुत्र ने ही कर दी थी, और उसके पुत्र का क्या नाम था? मिहिर भोज। मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का एकमात्र ऐसा शासक था जिसने पितृहंता कहलाया। अब इसके बाद रामभद्र के बाद शासक कौन बनते हैं? मिहिर भोज। मिहिर भोज को ही भोजपष्ट भी कहा जाता है। कन्नौज पर अधिकार करने वाला अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? मिहिर भोज। इनको उपाधियां दी गई हैं। सबसे पहली उपाधि है प्रभास पाटन। कौन से अभिलेख में ये उपाधि मिलती है? दौलतपुर अभिलेख में। दूसरी आदिवरा ग्वालियर प्रशस्ति में दी गई है, और तीसरी है संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला बताया गया। किसमें? बग्रमा अभिलेख में। मालवा चक्रवर्ती भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने मालवा के कृष्ण सेकंड को पराजित किया था। और इन्होंने क्या किया? 12 प्रकार की मुद्राएं चलाई जिन्हें द्रम्स कहा गया, और उन मुद्राओं पर क्या अंकित करवाया? श्रीमद आदिवराह। अब हम आगे देखेंगे कि मिहिर भोज की जानकारी किन ग्रंथों से मिलती है। जानकारी, इनकी जानकारी एक तो ग्वालियर प्रशस्ति जो इन्हीं की प्रशस्ति है, ग्वालियर प्रशस्ति, और दूसरी है राज तरंगिणी। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राज तरंगिणी जो ग्रंथ है वो किसका है या किसने लिखा है, तो ये एक कश्मीरी पंडित थे जिनका नाम है कल्हण, कश्मीरी ब्राह्मण कल्हण का ग्रंथ है। कौन सा? राज तरंगिणी। इन दोनों से किसकी जानकारी मिलती है? मिहिर भोज की। और मिहिर भोज के काल में क्या हुआ था? तो इनके काल में एक अरबी यात्री आते हैं, अरबी यात्री, और उसका क्या नाम है? सुलेमान। सुलेमान ने मिहिर भोज को क्या कहा? वीरा या बरुआ, वीरा या बरुआ। और अन्य जो अरबी लेखक हैं उनको क्या कहा है? जुर्ज, जुर्ज। ठीक है, मिहिर भोज को ही अन्य किन नामों से जाना जाता है? इसके अन्य नाम और क्या क्या है? इन्हें कहा जाता है अरबियों का अमित्र, इस्लाम का शत्रु, और इस्लाम की दीवार। इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार क्यों कहा जाता है? तो इनके काल में ही एक आक्रमणकारी आते हैं, अरबी आक्रमणकारी, और उसका नाम क्या है? जुनैद खान। जुनैद खान ने मुहर्रम पर ताजिया निकाले, और इन ताजियों को मिहिर भोज ने काट कर जमीन में गाड़ दिया। तब से ही इसे क्या कहा जाता है? मिहिर भोज को इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार, अरबियों का अमित्र आदि नामों से जाना जाता है। ठीक है, और हमने क्या देखेंगे? और हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर अभी हम यही रिपीट करेंगे कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति से मिलती है। राज तरंगिणी
ग्रंथ से मिलती है। राजतरंगिणी ग्रंथ किसने लिखा? तो कलहड़ ने लिखा। और ग्वालियर प्रशस्ति मिहिर भोज की ही थी। इसके समय एक अरबी यात्री सुलेमान भारत आते हैं और इन्होंने मिहिर भोज को वीरा या बरुआ कहा, और अन्य जो लेखक थे अरबी लेखक, उन सब ने प्रतिहारों को क्या कहा? जुर्ज। अन्य नाम क्या है मिहिर भोज के? अरबियों का अमित्र, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार। अरबी आक्रमणकारी जो थे जुनैद खां, इस्लाम का शत्रु क्यों कहा गया? क्योंकि एक अरबी आक्रमणकारी जुनैद खां आते हैं और इन्होंने मुहर्रम पर ताजिया निकाले और इन ताजियों को मिहिर भोज ने काट कर जमीन में गाड़ दिया। तब से ही इन्हें क्या कहा गया? इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार। और क्या जानकारी मिलती है कि मिहिर भोज ने अपनी राजधानियां बनाई, 3 राजधानियां बनाई थी। पहली धार, दूसरी कन्नौज और तीसरी उज्जैन। कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें इन्होंने बंगाल के, यहाँ पर हम साइड में लिख देते हैं, त्रिपक्षीय संघर्ष। इस त्रिपक्षीय संघर्ष में मिहिर भोज ने बंगाल के देवपाल और राष्ट्रकूट वंश के ध्रुव फिफ्थ को पराजित किया। ठीक है, और क्या खास बात है? तो मिहिर भोज अपने प्रत्येक, यहाँ पर हम लिख देते हैं, अपने प्रत्येक कवि को प्रत्येक श्लोक के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता था। 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता था। ठीक है, अभी हमने क्या देखा कि इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? ग्वालियर प्रशस्ति और राजतरंगिणी से। किसकी? मिहिर भोज की। राजतरंगिणी ग्रंथ किसका है? कलहड़ का है। इनकी 3 राजधानियां बनी थी मिहिर भोज की, धार, कन्नौज और उज्जैन। कन्नौज पर शासन करने वाला अंतिम प्रतिहार शासक कौन था? मिहिर भोज। कन्नौज को लेकर जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें मिहिर भोज ने देवपाल को और राष्ट्रकूट के ध्रुव फिफ्थ को पराजित किया था। प्रत्येक कवि को जो मिहिर भोज है वो कितनी स्वर्ण मुद्राएं देते थे? 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रत्येक श्लोक के लिए। अरबी यात्री एक सुलेमान मिहिर भोज भारत आता है और उसने मिहिर भोज को वीरा या बरुआ कहा। अन्य अरबी लेखकों ने प्रतिहारों को जुर्ज कहा। अन्य नाम क्या है मिहिर भोज के? अरबियों का मित्र, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार। अरबी आक्रमणकारी भारत आते हैं और जो कि था जुनैद खां, और जुनैद खां ने मुहर्रम पर ताजिया निकाले। इन ताजियों को मिहिर भोज ने काट कर जमीन में गाड़ दिया। तब से इसे क्या कहा जाता है? इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार। अब हम आगे 2 इंपॉर्टेंट शासकों को लेकर चलेंगे। उससे पहले हम एक नाम देखेंगे। ये एक इतिहासकार या संस्कृत के विद्वान थे, उनका नाम है राजशेखर। ये एक संस्कृत के विद्वान थे। संस्कृत के विद्वान, इनके जो ग्रंथ थे इंपॉर्टेंट इनके जो ग्रंथ थे वो अधिकतर क्वेश्चन में एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, तो उनको भी हम यहीं पर देख लेंगे। इनका एक ग्रंथ था काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, प्रबंध कोश, भुवन कोश, बृहदशाल मंजिका, हरिविलास, बाल रामायण, बाल महाभारत, ये इनके सभी इंपॉर्टेंट ग्रंथ थे। इनकी जो पत्नी थी उस पत्नी का नाम क्या था? अवंती सुंदरी। इनकी पत्नी का नाम अवंती सुंदरी। अवंती सुंदरी के आग्रह पर इन्होंने एक और ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम क्या था? कर्पूर मंजरी, प्राकृत भाषा में। ये जो राजशेखर थे
ये महेंद्रपाल और इधर है महिपाल, दोनों ही प्रतिहार शासक हैं। इन दोनों ही शासकों के क्या थे? राजगुरु थे, राजगुरु। इनका शासनकाल रहा है 885 से लेकर 910 के बीच, और इनका रहा है 914 से लेकर 948 के बीच। अब इसके बीच जो 4 साल था, उस वक्त कौन शासक रहा था? तो 910 से लेकर 914 के बीच रहा है भोज सेकंड। भोज फर्स्ट तो मिहिर भोज को कहा गया है, और भोज सेकंड नाम का एक शासक रहा है। केवल 4 साल का रहा है, इनका कोई खास कार्यकाल नहीं मिलता है। केवल ये लिंक को जोड़ने के लिए या कड़ी को जोड़ने के लिए हमें थोड़ा सा याद रखना गया है कि महेंद्रपाल और महिपाल के बीच कौन रहा था? भोज सेकंड। ठीक है, अब ये जो शासक है इनके हम उपनाम देखेंगे, महेंद्रपाल के भी और महिपाल के भी। तो महेंद्रपाल को जो उपाधि मिली गई है या उपनाम, पहले इनकी उपाधि देखेंगे। उपाधि क्या क्या उपाधियां मिली हुई है? इन्हें उपाधि दी गई है रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि, रघुकुल चूड़ामणि। और इन्हें कौन सी उपाधियां दी गई है? इन्हें एक तो उपाधि दी गई है रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल मुक्तामणि, और एक और आर्यवर्त का सम्राट, आर्यवर्त का सम्राट या महाराज। ठीक है, ये तो हमने बात की इन दोनों ही शासकों की उपाधियों की। अब इनके उपनाम क्या थे? इनके उपनाम क्या थे? महेंद्रपाल को और क्या कहा गया? निर्भय राज, निर्भय राज। निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, परम भागवत और महेंद्र युद्ध। इनके उपनाम क्या थे? महिपाल के इनके उपनाम थे विनायक पाल, विनायक पाल और हेरम्ब पाल, हेरम्ब पाल। महिपाल को ही कन्नड़ का एक शासक था कन्नड़ का एक लेखक था जिसका नाम है पंपा। कन्नड़ लेखक है एक पंपा। इस पंपा ने इन्हें क्या कहा है? गुर्जर राज। किसे? महिपाल को क्या कहा है? गुर्जर राज। एक इतिहासकार है क्षेमेश्वर, क्षेमेश्वर ने महिपाल को क्या कहा है? कर्नाटक का विजेता, कर्नाटक का विजेता। महिपाल के ही समय एक अरबी यात्री भारत आते हैं, और इस अरबी यात्री का क्या नाम है? अल मसूदी, अल मसूदी। इस अल मसूदी ने प्रतिहारों को क्या कहा है? इस अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। क्या कहा है? प्रतिहारों को अल गुर्जर, अल गुर्जर। ठीक है, अब हमने यहाँ पर महेंद्रपाल और महिपाल इन दोनों के उपनाम देखे हैं और इनकी उपाधियां देखी। इसके अलावा इनके विषय में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण है नहीं कि इन्होंने कौन से युद्ध किए वगैरह। इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है कि महेंद्रपाल और महिपाल इन दोनों का सबसे पहले तो एक राजगुरु था कॉमन, जिनका नाम है राजशेखर। ये संस्कृत के विद्वान थे। इन्होंने काफ़ी सारे ग्रंथ लिखे हैं। काव्य मीमांसा है, प्रचंड पांडव, प्रबंध कोश, भुवन कोश, बृहद मंजिका, व्रतशाल मंजिका, हरविलास, बाल रामायण, बाल भारत। और एक और ग्रंथ लिखा अपनी पत्नी के आग्रह पर। पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी, और इसके आग्रह पर कौन सा ग्रंथ लिखा? कर्पूर मंजरी। ये प्राकृत भाषा का ग्रंथ था। ठीक है, फिर इसके बाद हमने देखा है कि महेंद्रपाल को उपाधियां मिली है। कौन सी? रघुकुल तिलक और रघुकुल चूड़ामणि। और महिपाल को उपाधि मिली है रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल आर्यवर्त का महाराज। ये उपाधियां इन्हें कौन से ग्रंथ से मिली है? बृहदशाल मंजिका से। उपनाम इनके क्या थे? तो महेंद्रपाल का उपनाम था निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, परम भागवत, महेंद्र युद्ध। इनके उपनाम क्या थे? महिपाल के विनायक पाल और हेरम्ब पाल।
एक कन्नड़ के लेखक थे जिनका नाम था पंपा, और पंपा ने महिपाल को क्या कहा है? गुर्जर राज। क्षेमेश्वर ने, इतिहासकार क्षेमेश्वर ने कर्नाटक का विजेता कहा है। सूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। ठीक है। एक यहाँ पर एक बुक निकली थी बी.एन. पाठक की पुस्तक। बी.एन. पाठक ने अपनी पुस्तक कौन सी? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इस पुस्तक में बी.एन. पाठक ने महेंद्र पाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। राजनीतिक इतिहास में महेंद्र पाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। ठीक है। ये और लास्ट एक पॉइंट था कि बी.एन. पाठक की कौन सी पुस्तक? उत्तर भारत की राजनीतिक इतिहास, और इस पुस्तक में महेंद्र पाल को हिंदू भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट कहा है। किसको? महेंद्र पाल को। किसने कहा? बी.एन. पाठक ने अपनी कौन सी पुस्तक में? उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास में। अब आगे यहाँ तक तो इम्पोर्टेंट जो शासक थे उन सब के बारे में हमने देख लिया है। अब आगे छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि इनका पतन कब हुआ है प्रतिहार वंश का, या अंतिम शासक कौन रहा है प्रतिहार वंश का, और महमूद गजनबी ने जब आक्रमण किया था तब किस पर किया था? 1018 में, 1019 में, और तब इनकी राजधानी क्या थी? इन सब के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एक आक्रमणकारी भारत आते हैं महमूद गजनबी, और ये एक टर्निंग पॉइंट है एंशिएंट हिस्ट्री से मिडाइवल हिस्ट्री के बीच का, कि अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है वो कौन सा इतिहास शुरू होता है? मध्यकालीन इतिहास। तो महमूद गजनबी के बाद से ही भारत में मध्यकालीन इतिहास शुरू होता है। वो हम इंडियन हिस्ट्री का टॉपिक है, यहाँ पर हम राजस्थान की हिस्ट्री और उसका भी जो टॉपिक देख रहे हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो महमूद गजनबी ने भारत आकर गुर्जर प्रतिहार वंश पर क्या प्रभाव डाला? तो इन्होंने आक्रमण किया 1018 में, और उस समय इन्होंने राज्यपाल, और 1019 में त्रिलोकपाल, इन दोनों ही राजाओं को पराजित किया। इसने महमूद गजनबी ने त्रिलोचनपाल पर जब आक्रमण किया था तब कन्नौज राजधानी न होकर बारी राजधानी थी, और इसकी जानकारी किसने दी है? अल बरूनी ने। अल बरूनी के अनुसार। ठीक है। बारी कहाँ पर है? रामगंगा और सरयू नदी के बीच का जो क्षेत्र है वो बारी कहलाएगा। फिर हम देखते हैं कि जो अंतिम प्रतिहार शासक है वो कौन रहा है? उसका नाम है यशपाल। और कब तक रहा है प्रतिहारों का शासनकाल? तो ये रहा है 193 ईस्वी तक। ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट शासक है जिनका नाम है जोट प्रतिहार एकमात्र वीणावादक प्रतिहार शासक है। एकमात्र वीणावादक प्रतिहार शासक। एक शासक है कपकुक ने 2 शिलालेख लगवाए हैं, एक तो मंडोर और एक रोहिसपुर, ये भी जोधपुर में ही है। यहाँ पर 2 शिलालेख लगाए, और ये शिलालेख वर्तमान में काफी इम्पोर्टेंट है। इन शिलालेखों को क्या कहा गया? घटियाला लेख। इस शिलालेख में जो राजा होता था उसे क्या कहा गया? राजपुरुष कहा गया है। एक अभिलेख है बोक अभिलेख। इस अभिलेख में प्रतिहारों की सबसे प्राचीन शाखा किसे माना गया है? प्रतिहारों
कि सबसे प्राचीन व इनका अधिवास कहाँ माना गया है, कि सबसे प्राचीन या इनका अधिवास कहाँ माना गया है, मंडौर में। और इनकी जो कुलदेवी है उसे किसे माना गया है, चामुंडा देवी, चामुंडा माता। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि आभानेरी व राजौरगढ़ के जो कलात्मक वैभव है वो किस काल के हैं, कलात्मक वैभव किस काल का है, ये गुर्जर प्रतिहार काल का है, गुर्जर प्रतिहार काल। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ हम स्टार लगा सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बोक अभिलेख की। बोक अभिलेख, इस अभिलेख में से क्या जानकारी मिलती है, तो इस अभिलेख में प्रतिहारों का जो अधिवास है, का अधिवास किसे माना गया है, मारवाड़ को। प्रतिहारों का अधिवास मारवाड़ को माना गया है। और इनकी जो कुलदेवी है वो किसे माना गया है, चामुंडा माता, चामुंडा माता। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आभानेरी व राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है, कलात्मक वैभव, ये कलात्मक वैभव किसके काल का था, तो ये गुर्जर प्रतिहार काल का है, गुर्जर प्रतिहार काल। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार्ट लगा देते हैं। नेक्स्ट एक फैक्ट है कि यहाँ जो गुर्जर प्रतिहार वंश जो था उसकी सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण जो राजधानी थी वो कौन सी थी, या कौन सी शाखा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है, तो प्रतिहार वंश की, गुर्जर प्रतिहार वंश की सबसे महत्वपूर्ण शाखा, महत्वपूर्ण और प्राचीन, वो प्राचीन शाखा कौन सी रही है, मंडौर, मंडौर। और ये हरिश्चंद्र की भी राजधानी रही है, तो ये काफी प्राचीन रही है, हरिश्चंद्र की राजधानी रही है। अभी हमने ये जो थे सारे ही छोटे छोटे पॉइंट्स थे कि यहाँ से क्वेश्चन आ भी सकता है कि महमूद गजनबी ने किस पर आक्रमण किया था, 1018 में तो राज्यपाल पर और 1019 में त्रिलोचन पाल पर। पराजित हो गए दोनों ही। त्रिलोचन पाल पर जब आक्रमण किया था महमूद गजनबी ने, उस समय राजधानी कन्नौज नहीं थी, कौन सी थी, बारी। और ये किसके अनुसार, अल बरूनी के अनुसार। बारी कहाँ का क्षेत्र है, रामगंगा और सरयू नदी के बीच का क्षेत्र। अंतिम प्रतिहार शासक कौन रहा है, उनका नाम है यशपाल। और ये इनका पतन कब हुआ है गुर्जर प्रतिहार वंश का, तो 1093 में गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन। ठीक है, आगे एक शासक देखते हैं हम, जोट प्रतिहार। जोट प्रतिहार एकमात्र वीणा वादक प्रतिहार शासक है। कक्कुक ने मंडौर और रोहिसपुर में 2 शिलालेख लगाए हैं, जिन्हें वर्तमान में क्या कहा जाता है, गटियाला लेख। इस गटियाला लेख में राजा को क्या कहा गया है, राजपुरुष। फिर हम देखते हैं बोक अभिलेख। बोक अभिलेख से हमें क्या जानकारी मिलती है कि प्रतिहारों का जो अधिवास रहा है वो क्या रहा है, मारवाड़। और इनकी कुलदेवी कौन थी, चामुंडा माता। आभानेरी और राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है वो किसके काल का है, गुर्जर प्रतिहार काल का है। प्रतिहार वंश की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्राचीन शाखा कौन सी रही है, मंडौर। प्राचीन इसलिए क्योंकि ये हरिश्चंद्र के काल की राजधानी थी, तो इसलिए सबसे प्राचीन शाखा और सबसे महत्वपूर्ण शाखा कौन सी थी, मंडौर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश में हमने सबसे पहले देखा था कि गुर्जर और प्रतिहार शब्द का क्या अर्थ है। फिर हमने आगे बढ़े थे और आगे हमने देखा था कि इसके संस्थापक कौन थे, हरिश्चंद्र थे। उनका वास्तविक नाम क्या था, उनकी कितनी रानियां थी, उसमें से जो क्षत्रिय रानी थी उससे उत्पन्न संतान क्षत्रिय प्रतिहार कहलाते थे और उसका मूल नाम था भद्रा। उससे 4 पुत्र हुए थे, उन चारों पुत्रों ने मंडौर पर अधिकार किया था। फिर उसमें से जो एक पुत्र था रज्जिल, उसका पौत्र नागभट्ट फर्स्ट शासक बनता है। नागभट्ट फर्स्ट की हमने उपाधियां देखी थी, उसके उपनाम देखे थे और उसने किसको अपनी राजधानी बनाया था, इन सब के बारे में देखा था। उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था। उज्जैन में दंती दुर्ग ने आकर नागभट्ट फर्स्ट को खदेड़ दिया था। यहाँ पर नागभट्ट फर्स्ट खत्म होता है। फिर उसके बाद हमने देखा था वत्सराज के बारे में। वत्सराज फर्स्ट ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। इंद्रयुक्त जब कन्नौज का शासक था, अयोगी शासक था।
फिर इंदिरा युद्ध को पराजित किया था और वो मुंगेर या मुदगिरी का युद्ध कहलाया था। इधर बंगाल के शासक धर्मपाल ने आक्रमण कर दिया और इधर साउथ से ध्रुव फर्स्ट ने वत्सराज पर आक्रमण कर दिया। धर्मपाल स्वयं हार गया, पीछे हट गया और ध्रुव फर्स्ट जो था उसने वत्सराज को पराजित कर दिया था। और ये जो पूरा संघर्ष था वो कन्नौज को लेकर था और ये त्रिपक्षीय संघर्ष कहलाया। किन किन के बीच में हुआ था ये संघर्ष? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार शासकों के बीच। और इसकी वत्सराज की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? कुवलयमाला ग्रंथ से मिलती है। किसका ग्रंथ है? कुवलयमाला उद्धतन सूरी का ग्रंथ है। इसमें इसे 2 उपाधियां दी गई थी, रणहस्तिन और जयवराग की। फिर उसके बाद में हमने देखा था नागभट्ट सेकंड शासक बनता है, महत्वपूर्ण शासक। नागभट्ट सेकंड के समय भी वही स्थिति थी। चक्रायुद्ध, कन्नौज का शासक था, अयोग्य था। चक्रायुद्ध पर आक्रमण किया नागभट्ट सेकंड ने। प्रतिहार वंश की कन्नौज में अधिकार किया और प्रतिहार वंश की स्थापना की। कन्नौज में प्रतिहार वंश की स्थापना करने वाला शासक कौन था? नागभट्ट सेकंड। प्रतिहार वंश का वास्तविक शासक कौन था? वत्सराज। और केवल प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार वंश का संस्थापक था हरिश्चंद्र, जिसका वास्तविक नाम रोहित था। फिर उसके बाद में हमने देखा नागभट्ट सेकंड पर जब आक्रमण किया गोविंद थर्ड ने, तो नागभट्ट सेकंड पराजित हो जाता है। इधर धर्मपाल ने आक्रमण किया, धर्मपाल स्वयं हार जाता है और पीछे हट जाता है। फिर गोविंद थर्ड आक्रमण करता है और नागभट्ट सेकंड हार जाता है। इसने जल समाधि ले ली। एकमात्र प्रतिहार वंश का शासक जिसने जल समाधि ले ली, नागभट्ट सेकंड। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बकुलाभिलेख से। और बकुलाभिलेख में इसे क्या कहा गया? परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर। क्यों? क्योंकि इसने धर्मपाल को पराजित किया था। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि तुरुष्क, किरात, वत्स और मत्स्य जनपद का भी विजेता रहा है कौन? नागभट्ट सेकंड। ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था एक ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट सेकंड को उपाधि मिली है कर्ण की, जिसका क्या अभिप्राय माना गया है कि सूर्य के समान अंधकार का नाशक माना गया है नागभट्ट सेकंड को। इसके बाद हमने देखा था नागभट्ट सेकंड के बाद में हम देखते हैं रामभद्र शासक बनता है। रामभद्र शासक जो बना था वो कोई महत्वपूर्ण नहीं था। उसमें केवल इतना ध्यान रखना था कि इसकी जो हत्या की थी इसी के पुत्र ने की थी और उसका नाम क्या था? मिहिर भोज। मिहिर भोज को ही पितृहंता कहा गया। मिहिर भोज का जो इसके बाद शासक बन जाता है रामभद्र के बाद मिहिर भोज, और मिहिर भोज का जो वास्तविक नाम था वो था भोज फर्स्ट। कन्नौज पर अधिकार करने वाला अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है हमें? राजतरंगिणी ग्रंथ से मिलती और ग्वालियर प्रशस्ति। ग्वालियर प्रशस्ति स्वयं मिहिर भोज की थी और जो राजतरंगिणी ग्रंथ था वो किसका था? कल्हण का था। फिर इसके बाद में हमने क्या देखा कि मिहिर भोज को उपाधियां दी गई है। पहली प्रभास पाटन की उपाधि, दूसरी आदिवराह की उपाधि, तीसरी मालवा चक्रवर्ती की और चौथी संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला कहा गया है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मिहिर भोज ने 12 मुद्राएं चलाई है और उन मुद्राओं को ध्रंस कहा गया और प्रत्येक मुद्रा पर क्या अंकित करवाए? श्रीमद आदि वराह। मिहिर भोज अपने प्रत्येक कवि को, अपने प्रत्येक दरबारी कवि को प्रत्येक श्लोक या दोहे के बदले 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं भेंट करता था। मिहिर भोज ने कन्नौज पर अधिकार जब किया था, जब त्रिपक्षीय संघर्ष किया था, तब इन्होंने देवपाल को, बंगाल के देवपाल और राष्ट्रकूट के ध्रुव फिफ्थ को पराजित किया था। आगे हमने देखा था कि मिहिर भोज के ही काल में एक अरबी यात्री भारत आते हैं जिनका नाम है सुलेमान। सुलेमान ने मिहिर भोज को वीरा या बरुआ कहा और अन्य जो अरबी लेखक थे उन्होंने प्रतिहारों को क्या कहा? जुर्ज कहा। मिहिर भोज के ही उपनाम थे अरबी होगा अमित्र, इस्लाम का शत्रु और इस्लाम की दीवार। इस्लाम का शत्रु या इस्लाम की दीवार क्यों कहा गया था? क्योंकि इसने, मिहिर भोज ने, जब एक आक्रमणकारी भारत आता है, अरबी आक्रमणकारी आता है, तो उसने ताजे निकाले थे। उस आक्रमणकारी का नाम था जुनैद खां और उसने जब ताजे निकाले थे मोहर्रम पर, तो इन ताजों को काट कर जमीन में गाड़ दिया था मिहिर भोज ने। तब से ही इसे इस्लाम का शत्रु या इस्लाम का अमित्र कहा गया। इसके बाद में हमने 2 इम्पोर्टेंट शासक देखे थे, महेंद्रपाल और महीपाल को। इन दोनों का ही एक राजगुरु थे जिनका नाम था राजशेखर। ये संस्कृत के विद्वान थे। इनके जो ग्रंथ थे वो थे काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, भुवन कोश, प्रबंध कोश, बाल रामायण, बाल भारत और बृहदशाल मंजिका, ये सारे इनके ग्रंथ थे। एक और ग्रंथ इन्होंने अपनी पत्नी के आग्रह पर लिखा था, कर्पूर मंजरी। पत्नी का नाम था अवंती सुंदरी और ये जो कर्पूर मंजरी ग्रंथ था वो कौन सी भाषा में था? प्राकृत भाषा में। राजशेखर ने महेंद्रपाल और महीपाल इन दोनों को ही कुछ उपाधियां दी थी। महेंद्रपाल को तो दी थी रघुकुल मुकुटमणि और रघुकुल चूड़ामणि और रघुकुल तिलक, और महीपाल को उपाधि दी थी रघुकुल मुक्तामणि, रघुकुल मुकुटमणि और आर्यवर्त का महाराज। इधर महेंद्रपाल के और अन्य नाम क्या थे? तो इनके और अन्य नाम थे निर्भय राज, निर्भय नरेंद्र, महेंद्र युद्ध आदि। और इधर इनके क्या नाम थे महीपाल के? तो महीपाल के नाम थे
विनायकपाल हेरमपाल। महिपाल को कन्नड़ का एक लेखक था जिसने गुर्जर राज कहा था महिपाल को। फिर उसके बाद में एक इतिहासकार थे क्षेमेश्वर ने कर्नाटक का विजेता कहा है इसको, महिपाल को। महिपाल के ही शासनकाल में एक अरबी यात्री भारत आते अल मसूदी, और अल मसूदी ने प्रतिहारों को अल गुर्जर कहा है। इधर हमने देखा था कि महेंद्रपाल के बारे में BN पाठक की एक पुस्तक उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इधर हमने देखा था महेंद्रपाल के बारे में BN पाठक नाम के एक लेखक थे जिनकी पुस्तक का नाम है उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास। इस पुस्तक में इन्होंने हिंदू भारत के अंतिम महान हिंदू सम्राट किसे माना है, महेंद्रपाल को। फिर उसके बाद में हमने कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स देखे थे गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में। तो सबसे पहले हमने देखा था कि इसका पतन कब हुआ था, 193 ईस्वी में हो गया था। अंतिम प्रतिहार शासक यशपाल थे। इससे पहले महमूद गजनबी ने आक्रमण किया था, और जब आक्रमण किया था तब 1018 में राज्यपाल को और 1019 में त्रिलोचनपाल को पराजित किया था। बल अल बरूनी के अनुसार जब त्रिलोचनपाल पर आक्रमण किया महमूद गजनबी ने, तब इनकी राजधानी कन्नौज न होकर क्या थी, बारी, और बारी रामगंगा और सरयू के बीच का क्षेत्र था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि जोट पर प्रतिहार जो थे वो एकमात्र वीणा वादक प्रतिहार शासक थे। दूसरा हमने देखा था कक्कुक ने 2 शिलालेख लगाए थे, मंडोर और रोहिसपुर में, दोनों ही जोधपुर में है। और इस शिलालेख को वर्तमान में क्या कहा जाता है, गटियाला शिलालेख। गटियाला शिलालेख में राजा को क्या माना गया है, राजपुरुष। ठीक है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि आभानेरी और राजौरगढ़ का जो कलात्मक वैभव है वो किसके शासनकाल का है, वो किसके काल का है, गुर्जर प्रतिहार वंश का है, गुर्जर प्रतिहार काल का है। गुर्जर प्रतिहार काल कब से कब तक चला था, तो हम ऊपर से याद रख सकते हैं 6वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच। फिर इसके बाद में हमने एक लास्ट पॉइंट देखा था कि गुर्जर प्रतिहारों की प्राचीन शाखा कौन सी थी, तो वो थी मंडोर। एक बोक अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों की जो सबसे अभिलेख में गुर्जर प्रतिहारों का अधिवास कहाँ माना गया है, मारवाड़ में माना गया है। और इनकी जो कुलदेवी बताई है वो किसे बताई है, चामुंडा माता को। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ा है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। गुर्जर प्रतिहार काल में सब कुछ देखा हमने, महत्वपूर्ण चीज़ें, ये इनसे ही क्वेश्चंस निकलते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही था। आज हमने टॉपिक कंप्लीट किया है पूरा गुर्जर प्रतिहार शासनकाल को। नेक्स्ट हम टॉपिक उठाएंगे राजस्थान के इतिहास का, और फिर क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।